हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परमाणु सिद्धांत, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, फिर बोहर का परमाणु मॉडल। यह मुख्य रूप से क्लास 9th एंड 11th में होता है, 12th में भी इसकी कुछ पोर्शन आ जाती हैं। अर्थात ओवरऑल यह सभी क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम लोग इसे पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत तो इसमें होगा सन 1803 ईस्वी में डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने एक परमाणु सिद्धांत दिया था। इसे डाल्टन का परमाणुवाद भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु को किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। सन 1897 ईस्वी में जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु के अंदर ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन की खोज करके डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को गलत साबित कर दिया था। दोस्तों, सबसे पहले सन 1803 ईस्वी में डाल्टन नामक वैज्ञानिक आए थे, जिन्होंने कहा था कि किसी भी पदार्थ को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अर्थात यह एक पदार्थ है तो इसे हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यह अनडिवाइडेबल है। लेकिन 1897 ईस्वी में जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। ये है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा प्लस, यहाँ प्रोटॉन होता है नाभिक में। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये डाल्टन का परमाणुवाद इसे भी कह सकते हैं, या परमाणु सिद्धांत। ये सबसे प्रथम परमाणु सिद्धांत था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में हम पढ़ेंगे कि सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने पोलोनियम नामक रेडियो एक्टिव पदार्थ, देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित अल्फा कणों की बमबारी स्वर्ण पत्र पर कराया, अर्थात गोल्ड फॉइल, जिससे कुछ घटनाएं दिखाई दी। इन घटनाओं के प्रदर्शन से रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष निकाला, जिनमें से 5 प्रमुख निष्कर्ष आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, अब रदरफोर्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिन्होंने 1911 में पोलोनियम रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, जैसे अल्फा, बीटा और गामा किरणों का ऑटोमेटिकली इमिशन होता है। तो अब इनके मुख्य 5 बातों को हम देखेंगे इन द रिस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स। तो पहला इन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जा रहे थे। इससे इन्होंने निष्कर्ष दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। तो इनका ये है, मान लीजिए अगर ये परमाणु है और यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इससे अल्फा कण जा रही है, यहाँ पे नाभिक है कोई, और ऐसे ये सब इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है यहाँ पे कोई। तो ये सीधे रिदम निकल जा रही थी, अर्थात ऐसे 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 इस प्रकार निकल जा रही थी। तो रदरफोर्ड ने निष्कर्ष दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अब दूसरा, इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होकर जा रहे थे। इससे इन्होंने निष्कर्ष दिया कि परमाणु के केंद्र पर धनावेश भाग उपस्थित होता है, जिससे ये अल्फा कण प्रतिकर्षित हो रहे हैं। अर्थात ये यदि हमारा कोई परमाणु है, यहाँ बीच में नाभिक है और यहाँ पे ये सब इलेक्ट्रॉन है ऐसे ऐसे, और यहाँ पे हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो देखते हैं कुछ जो जा रहे थे ऐसे, तो ये ऐसे या ऐसे, मतलब किसी भी अन्य डायरेक्शन में चले जा रहे थे। तो इससे इन्होंने निष्कर्ष दिया कि इसके केंद्र पर कोई धनावेशित भाग उपस्थित है, जिससे अल्फा कण प्रतिकर्षित हो रहे हैं। आपको बता दें कि अल्फा कण में स्वयं ही एक धनावेश से वह परिपूर्ण होता है, इसलिए ऐसा हो रहा था।
नेक्स्ट थर्ड वाला, उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से अधिक कोण पर अथवा अपने मार्ग पर ही वापस लौट रहे थे। जिससे इन्होंने निष्कर्ष दिया कि परमाणु के केंद्र पर कोई दृढ़ भाग उपस्थित है जिसमें परमाणु का समस्त धनावेश एवं समस्त द्रव्यमान निहित है, जिसे इन्होंने नाभिक कहा है। तो दोस्तों, अगर ये हमारा कोई परमाणु है और यहाँ पे जिसे हम लोग आज केंद्र कहते हैं या नाभिक कहते हैं, और ये सब इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ एकदम ऐसे जा रहे थे, कुछ जो है जा रहे थे ऐसे एकदम निकल जा रहे थे या अपने मार्ग पर ही वापस आ जा रहे थे कुछ। तो उन्होंने निष्कर्ष दिया कि ये चीज़ है, यहाँ कोई बहुत ही कठोर भाग, हार्ड रिजिड बॉडी कोई उपस्थित है जिससे अल्फा का टकरा के अपने ही मार्ग पर या अधिक कोण पर निकल जा रहे हैं, परावर्तित हो जा रहे हैं। तो इसे इन्होंने नाभिक नाम दिया। तो उन्होंने न्यूक्लियस तो नाम दे दिया, लेकिन इसके बाद इनमें कुछ कमियाँ भी पाई गई, आगे पढ़ेंगे। रदरफोर्ड के प्रयोग ने अल्फा कणों पर धन आवेशित नाभिक द्वारा कूलाम के नियम के अनुसार वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगाया जाता है। अतः रदरफोर्ड का यह प्रयोग कूलाम के नियम पर आधारित है। तो जैसा कि आप लोग कूलाम का नियम जानते हैं, 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट इज इक्वल टू इंटू Q1 Q2 अपॉन R², जहाँ Q1 Q2 आवेश है और R दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो यह इससे कूलाम के नियम पे भी रदरफोर्ड ने इसे सही ठहराया और सही है भी। और अब इनका पांचवा प्रयोग, रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र के स्थान पर विभिन्न तत्वों के पत्रों को लेकर एक ही रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित अल्फा कणों की बमबारी कराया। फलस्वरूप देखा कि सभी प्रयोग में अपने मार्ग से विचलित अल्फा कणों की संख्या अलग अलग प्राप्त हो रही है। इससे इन्होंने निष्कर्ष दिया कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में धन आवेशित कणों की मात्रा भी अलग अलग होती है। हाँ, तो जैसा हम लोग आज भी देखते हैं कि जो हमारे न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे उतनी ही उसे हम एटॉमिक मास के रूप में लेते हैं। तो जब इन्होंने पोलोनियम धातु से जो अल्फा कण जाते हैं, जब उसे लड़ते हैं, तो हर एक परमाणु के केंद्र में अलग अलग प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। तो अलग अलग मात्रा में अल्फा कणों का भी विचलन होता है। इसी तर्ज पर इन्होंने यह कहा कि सभी परमाणुओं के नाभिक में धनावेश की संख्या अलग अलग है, धनावेशित कणों की संख्या अलग अलग है। यहाँ देखिए फिगर है, तो ये हमारा एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, इसे आप लोग देख रहे हैं। फिर ये बीम ऑफ पार्टिकल्स है, डिक्टेटर गोल्ड फॉइल, देखिए ये हमारा गोल्ड फॉइल है। और देखिए ये जो ये पूरा सरफेस होता है, ये बना होता है लेड का। और आप लोग सोच रहे होंगे कि लेड का ही क्यों बना होता है, क्योंकि जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उससे जब ऑटोमेटिकली अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेज निकलती हैं, तो जो अंततः उत्पाद बनता है, जो ओवरऑल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, वह लेड ही होता है। इसलिए यहाँ लेड ही लिया गया है, जिससे कि जो अल्फ़ा कण इस गोल्ड फॉइल से टकराकर कहीं बाहर ना जा पाए, जिससे कि जो इधर का एरिया है, इधर कुछ रखा हो तो उससे हानि ना हो पाए। इसलिए, और जो लेड है हमारा, ये लेड अल्फ़ा कणों को अवशोषित भी कर लेता है अपने अंदर, अर्थात इसे रोक देता है। अवशोषित ये कोई नहीं, लेकिन इसे रोक सकता है, क्योंकि ये अंततः उत्पाद लेड ही बनता है किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। अब अगला हम पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। सन 1913 ईस्वी में बोर नामक वैज्ञानिक ने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करते हुए अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इनके परमाणु मॉडल में निम्नलिखित 3 बिंदु हैं। देखिए, रदरफोर्ड ने जो भी नियम दिए उनमें कुछ कमियां थीं, क्योंकि कोई भी चीज़ आदर्श नहीं होती है, आइडियल नहीं होती। तो बोर ने उनमें कुछ कमियां निकाला और एक हमने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे
बोर्स एटॉमिक मॉडल या बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं, जो 1913 में आई। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यदि इलेक्ट्रॉनिक द्रव्यमान वेग v तथा इसकी कक्षा की त्रिज्या r तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr = nh/2π होगा, जहाँ पर n मुख्य क्वांटम संख्याओं या कक्षाओं की संख्या। इस समीकरण को बोर का क्वांटीकरण प्रतिबंध बोर का क्वांटीकरण प्रतिबंध इक्वेशन कहते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं, जो भी इससे प्राप्त होने वाली है। अब दूसरा, स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करती, क्योंकि इन पर अभिकर्ण त्वरण काम करता है। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहेंगे तो एक समय वो जाके इसी नाभिक में गिर जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, पूरा ब्लास्ट कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यही कारण था कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल गलत सिद्ध हुआ। और यहाँ देखिए डेल्टा ई इमिटिंग और एच यहाँ क्या है, एच हीट है, एच हीट है और सेल्स। अब तीसरा नियम है, यदि किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो परमाणु का कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर किसी कक्षा में प्रवेश कर जाता है। इसे परमाणु की उत्तेजित अवस्था कहते हैं। जहाँ जब किसी परमाणु को हम बाहर से गर्म करते हैं तो जो उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर किसी अन्य कक्षा में चला जाता है, इसे परमाणु की उत्तेजित अवस्था कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। उच्च कक्षा में यह इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻8 सेकेंड तक व्यतीत करने के पश्चात पुनः किसी निम्न कक्षा में वापस आता है। वापस आते समय यह इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इस स्थिति में स्पेक्ट्रम की एक रेखा प्राप्त होती है। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। देखिए, अब इसे समझते हैं एग्जाम्पल द्वारा। ये मान लीजिए कोई हमारा परमाणु है, एटम है, ये यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, इसे हमने बाहर से दी, हीट दिया, और फिर ये परमाणु किसी यहाँ पे इधर चला गया, और फिर जब ये वापस आएगा तो ऐसे ऐसे इमिट करते हुए आएगा, हीट छोड़ते हुए आएगा, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होगा, और इससे स्पेक्ट्रम की एक रेखा प्राप्त होती है। अतः परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। दोस्तों, आज हमने पढ़ा कि परमाणु सिद्धांत, रदरफोर्ड का अल्फा प्रेसिडेंट प्रयोग, बोर का परमाणु मॉडल। ऐसा और वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।